सत श्री अकाल। साडा टीवी USA वेख रहे हो। तकरीबन कुछ दिन पहला एक संघर्ष हुंदा है ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਟਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੋੜੀਆ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੋੜੀਆ ਨਾਲ। ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੋੜੀਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਫਗੋੜੀਆ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ? देखिए सर, सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल का मैं तमाम किसानों, नौजवानों, ग्रामीणों की ओर से हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप पूरा जो इस प्रकरण को लेकर मेरा स्पष्टीकरण है और जो गंगा की तरह पवित्र जो हमारा आंदोलन, उस आंदोलन को आप लोगों के बीच हमारी बात आम जनता के बीच पहुंचाएंगे, इसलिए आपका एक बार पुनः हृदय तल से आभार। सर, 1 दिसंबर को हमने चौटाला गांव में आंदोलन की शुरुआत की। चौटाला गांव में जो कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 4 प्रसूतियों ने अपने नवजात शिशु खोए। उसके बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में उपचाराधीन थी, उस बच्ची ने 15 दिन तक मौत से संघर्ष किया। अंत में उसे प्राण त्यागने पड़े और उस बेटी को पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी इलाज नहीं मिला, जयपुर तक उसे इलाज के लिए जाना पड़ा। 4 बच्चों की मौत होने के बाद पीड़ित परिवारों को साथ लेकर के मैंने आंदोलन शुरू किया था। जो पीड़ित परिवार के लोग थे वो हमारे पास आए और हमसे कहा कि हम न्याय चाहते हैं, न्याय इस जो मौत हुई है इसका न्याय होना चाहिए। हमने जन चेतना संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले, किसान सभा के बैनर तले चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंदोलन शुरू किया। लगातार 21 दिन तक चौटाला गांव में ज़ोरदार आंदोलन चला और उस आंदोलन में चौटाला का दुकानदार, व्यापारी, तमाम बुद्धिजीवी लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, सब लोगों ने ज़ोरदार भागीदारी सुनिश्चित की। 3 बार हमने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन किया, लेकिन जो सत्तासीन हुक्मरान, उन लोगों की पूरी ताकत लगी हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे बिना कोई आदमी इस इलाके में जन आंदोलन खड़ा कर दे। उनको ये भी गवारा नहीं था कि इस इलाके में हज़ारों हज़ार किसान, नौजवान जो कि जागरूक हो और अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, अपने हक हकूक़ को लेकर के वो सड़कों के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करे। वो आज भी ये चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार के लोग राजनीति करें, उन्हीं के परिवार के लोग ही इस इलाके में लोगों के, इस इलाके में अगर कोई दुखी, कोई पीड़ित आदमी है तो उन्हीं के परिवार के पास जाए। उनको गवारा नहीं था कि चौटाला गांव के लोग जागरूक, लामबंद होकर के सड़कों पर उतरे और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जन आंदोलन खड़ा करे। इसीलिए उन्होंने वहाँ जिला कलेक्टर को नहीं जाने दिया, स्वास्थ्य विभाग के CMO को नहीं जाने दिया, डबोवाली के उपखंड अधिकारी को नहीं जाने दिया। हज़ारों लोगों के आंदोलनरत होने के बावजूद और 4 बच्चों की व एक प्रसूति की मौत के बावजूद वहाँ कोई अधिकारी नहीं गया। नायब तहसीलदार वहाँ गए थे, हमने ज्ञापन सौंपे, वार्ता का दौर चलता रहा, कई दौर की वार्ताएं हुई। हमारी मुख्य रूप से मांग थी कि जो 4 बच्चों की मौत हुई है, इनकी निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारी मांग थी कि चौटाला गांव में प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ 2 चिकित्सक लगाए जाएं। इसके साथ साथ जो 11 MBBS के पद, उनमें से 9 पद रिक्त पड़े, उन पर नियुक्तियां की जाए। चौटाला की मोर्चरी ऑपरेशन थिएटर को पुनः शुरू किया जाए। 23 वर्षों से चौटाला का ऑपरेशन थिएटर और मोर्चरी बंद पड़ी है। अकेली जो अब मौजूदा सत्ता में जो पार्टियां, अकेली वो दोषी नहीं है। 23 साल में जिन जिन लोगों का राज रहा वो सब लोग दोषी हैं कि उन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया
मेरा तो एक ही पर्सन है। ਮੋਰਚਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं सर, बीजेपी ने नहीं किया। मैं कोई भाजपा का समर्थक थोड़ी हूँ, भाजपा ने नहीं किया इसलिए तो हमने आंदोलन खड़ा किया। भी मेरी तो 27-28 वर्ष की आयु है। मैंने समझ पकड़ते ही मैं जनता के बीच, जब मैं किसान मजदूर परिवारों की दुख तकलीफ को समझने लगा, उसी समय मैं संघर्षों में मैंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी। मतलब मेरे से पहले इस इलाके में तो इतने नेता हैं साहब, मतलब नेताओं का ढेर लगा हुआ है यहाँ, नेताओं का मतलब बाढ़ आई हुई है। किसी भी आदमी ने यहाँ संघर्ष क्यों नहीं किया? आंदोलन नहीं करना चाहते थे तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करके उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर लागू करने का प्रयास क्यों नहीं किया? जो लोग मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि इसने आंदोलन खड़ा करके इनके साथ समझौता कर लिया, उन्होंने आंदोलन खड़ा करके समझौता क्यों नहीं किया? मतलब मैं समझौता, भाई 4 जो बच्चे मरे उनके बाद, आंदोलन के बाद प्रशासन और सरकार का ये आंकड़ा था कि जिले भर में वर्ष 2022-22 में 400 नवजात शिशुओं की मौत हुई है अव्यवस्थाओं के चलते। मतलब 400 मौतों की भरपाई किसी भी समझौते में कैसे हो सकती है? सिरसा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मुझे साहब ऐसा क्या दे सकते हैं कि मैं 400 बच्चों की मौत का सौदा कर लूँगा? चौटाला गांव की एक बेटी की मौत हो गई, मुझे वो क्या दे सकते हैं कि मैं उस बेटी की मौत का उन बेईमानों के साथ सौदा कर लूँगा? आप एक बात बताओ, लगातार चाहे सरकार किसी की हो, राजस्थान में हम जाकर के संघर्षों में खड़े होते हैं, लोगों के साथ प्रत्येक संघर्ष में जाते हैं। अभी हिरणों का शिकार हुआ, हम वहाँ गए थे, न्याय करवा करके वापस आए हैं। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा और जजपा की सरकार है। सरकार किसी की हो, सत्ता में बैठा आदमी अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, निश्चित रूप से वो हमारा दुश्मन है, इस इलाके का दुश्मन है, वो आम जनता का दुश्मन है। सर, वो आम जनता का दुश्मन है। मतलब जो सरकार है, यहाँ सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कोई मेरे बुआ के लड़के थोड़ी हैं भाई। वो तो हमें, रुको, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जो कल बयान आया किसी अखबार दे कल विच, की वो बयान क्यों के आया? पीछे उन लोगों की मंशा क्या थी, मैं वही बता रहा हूँ भाई। जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, वो किसी भी डॉक्टर की, सीएमओ की, किसी भी अधिकारी की बलि दे सकते हैं। अगर मेरा कहीं भी कसूर होता ना, वो उसे निलंबित करवा देते, उसे पकड़ करके मीडिया में बैठा करके ये कहलवाते, उसकी बलि दे सकते थे। वो ये कहलवा देते कि राकेश पगोड़िया ने हमारे साथ ये समझौता कर लिया। डॉक्टर उनके क्या लगता है साहब? मतलब मैं तो उनके लिए चुनौती बन रहा हूँ ना। चुनौती यहाँ का किसान और मजदूर, उनकी चौधर को यहाँ का किसान और मजदूर चुनौती दे रहा है। चुनौती ये दे रहा है कि उनके बिना संघर्ष खड़े हो रहे हैं, उनकी कोई उनमें भागीदारी नहीं होती, कोई भागीदारी। वो ये अगर वो कहीं भी मैं गलत हूँ तो वो मुझे तुरंत उठा करके फिंकवा देते और मुझे बेनकाब कर देते। अब जो कल का है उसकी जांच जो कमेटी आई थी, अनिल विज ने समय जो कि अपनी स्वेच्छा से एक कमेटी का गठन किया, उच्च स्तरीय कमेटी का, उसमें शायद कोई महानिदेशक भी था, कई वरिष्ठ अधिकारी थे। वो कमेटी यहाँ आई, उस कमेटी ने परिवार के बयान ही नहीं लिए। क्यों नहीं मीडिया ने छापा भाई? क्यों नहीं छापा? कई साथियों ने तो लगाया, लेकिन कई ऐसे भी चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने नहीं छापा। एक हमारा पत्रकार साथी ऐसा था जो जब वो कमेटी आई हुई थी चौटाला के वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में, फोटो तक नहीं लेने दिया, मतलब छाया चित्र तक नहीं लेने दिया। पत्रकारों के गले पड़ गए वो लोग, और जो पीड़ित परिवार थे उनके पास गए नहीं। जो विद्या देवी की मौत हुई, उस विद्या देवी के परिजनों ने ये कहा था कि हमारे घर पर शोक ये चल रहा है, शोक सभा, इसलिए हम हॉस्पिटल में आकर के बयान नहीं दे सकते, आप हमारे घर पर आकर के बयान दें। मैंने पत्र लिखा यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी को, लेकिन वो कमेटी उनके घर नहीं गई, उनके बयान ही नहीं लिए साहब। तो जांच कैसे हो सकती है? जांच कैसे हो सकती है जब उनके कृष्ण कुमार शर्मा है जो, उसका बयान नहीं लिया? कैसे जांच हो सकती है? इन्होंने बिना जांच किए, लिखती भी पूरी होगी जांच? नहीं सर, अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। बिना जांच किए इन्होंने क्या किया कि एक कोई द्रौपदी नाम की तलाकशुदा लड़की है, यहाँ डब्बूवाड़ी के वो स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ कार्यरत है, और वो स्वीपर है। स्वीपर का आप मुझे बता दो कि डिलीवरी में क्या काम होता है? स्वीपर तो साफ सफाई का काम करती है साहब। वो कैसे दोषी हो सकती है? कैसे दोषी हो सकती है? उसकी इन्होंने डेपुटेशन कर दी, उठा करके फेंक दिया 100 किलोमीटर दूर। मैंने सीएमओ को तुरंत ये कहा, वो बहन भी मेरे पास आई थी, और यहाँ की जो उन आउटसोर्सिंग के लोगों की जो प्रधान है जिला की,
उसने निवेदन किया तो मैंने सीएमओ को कहा कि इस बच्ची का इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना नहीं है, आप इसकी डेपुटेशन तुरंत रद्द करें। सीएमओ ने कहा कि आप हमें लिख करके दे, भाई हम मानते हैं कि ये इसमें दोषी है, और हमने एक पत्र लिख करके दिया जिसमें मैं स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ, आज भी मैं मेरी बात पर अटल हूँ कि मैं किसी भी कच्चे कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी कच्चा कर्मचारी इन 400 मौतों के अंदर दोषी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮਓ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ सीएमओ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ सीएमओ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? देखिए वो पूरे प्रकरण को समझने के बाद मेरे जो बात समझ में आई, भाई सीएमओ को मैंने ये पत्र लिख करके कह दिया कि मैंने एक बात कही है, मेरी उसके पीछे मंशा क्या है वो समझ ले किसान मजदूर भाई। मैंने ये कहा कि हमारे आंदोलन करने की मंशा ये नहीं थी कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी के साथ हमारा कोई झगड़ा है, इसमें सीएमओ भी है। भाई झगड़ा नहीं है हमारा झगड़ा तो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जो यहाँ डॉक्टर नहीं लगा रहे, उन लोगों के साथ है ना। अधिकारियों के साथ जो झगड़ा करता है साहब, वो कभी कोई नेता नहीं हो सकता। वो तो जो तुच्छ सोच के जो लोग होते हैं ना, वो लड़ते हैं पटवारी के साथ, थानेदार के साथ, तहसीलदार के साथ, एसडीएम के साथ, यहाँ तक कि मतलब इन अधिकारियों के साथ लड़ता है। हम तो सवाल करें सरकार से, जो सत्ता पक्ष में बैठा है उस आदमी से सवाल करें, उसके साथ हमारा झगड़ा है। जो मेरी लाइन लिखी हुई थी कि मेरा आप लोगों के साथ कोई झगड़ा नहीं है मेरे आंदोलन करने का, मेरे आंदोलन के पीछे हमारी मंशा ये है कि यहाँ जो तमाम रिक्त पद हैं उन पर नियुक्तियाँ हो, जो ऑपरेशन थिएटर मोर्चे सुचारू रूप से चले, और यहाँ ये विशेषज्ञों की नियुक्ति और इन 400 बच्चों की मौत की निष्पक्ष जांच हो, ये मंशा है। आपसे कोई झगड़ा नहीं। उस लाइन को इन्होंने मुख्य रूप से मुद्दा बना लिया, आधार बना लिया, और सीएमओ ने उस पत्र का मिसयूज इस प्रकार किया कि सीएमओ ने उस कमेटी को वो पत्र दे दिया और ये कह दिया कि आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता ने कह दिया कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि मैंने तो उस डेपुटेशन को रुकाने के लिए उसे वो पत्र दिया था। अब जो पत्रकार है हमारा बड़ा भाई है संदीप, पंजाब केसरी से, उसको सीएम उसका सवाल था, संदीप ने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी। संदीप ने कहा कि क्या आंदोलन करने वाले लोगों ने कार्रवाई रोकने के लिए लिखित में कोई दिया है? सीएमओ कह रहा है बोल नहीं रहा, ये कह रहा है सीएमओ। मैंने तुरंत फोन किया, खबर पड़ते ही उसमें लिखा हुआ था साहब संदेहास्पद 43 दिन का पवित्र संघर्ष कैसे झूठा हो सकता है, हम कैसे साइन करेंगे कि जो अरे पैरों में। कल सीएमओ नाल होईयां गल्लां बातां सारियां? मैंने पहले फ़ोन किया उसे, फ़ोन के ऊपर वो कह रहा है साहब कि पत्रकार ने क्या लिखा मैं नहीं जानता। तुरंत नाट गया, क्या लिखा है मैं नहीं जानता, क्यों लिखा है मैं नहीं जानता। और मैंने सीएमओ कह रहा है पत्रकार को कि मैंने नहीं कहा पत्रकार को कि आप राकेश के साथ हमारा कोई समझौता हो गया। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ। मैं गया हूँ साहब, मैं गया हूँ और अनकट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सीएमओ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ। नहीं सीएमओ देखो, पत्रकार अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही है। पत्रकार को सीएमओ खुद कह रहा है कि समझौता हमारा हो गया, और मैंने उसको तुरंत जो प्रकाशित खबर थी पढ़ते ही फोन किया तो कह रहा है मैंने नहीं कहा। मतलब दो बातें कर रहा है ना, दो बार सीएमओ कर रहे हैं, सीएमओ दो बातें कर रहा है, दो बातें कर रहा है। गांव के लोगों में तो तुरंत जिन लोगों ने दिल से मेरा साथ दिया वो तो शंका तो उनको होगी, संदेहास्पद तो हो गया पूरा प्रकरण। मैं गया साहब स्वास्थ्य केंद्र में और अनकट लाइव प्रसारण, कोई सीएमओ के साथ वही फ़ोन किया हुआ था, उसके बाद मैंने लाइव करके ये फ़ोन यूं जेब में डाल लिया और मैं जा कर के, ये कैमरा इस प्रकार बाहर था, मैं जा कर के उसके दफ्तर में जा रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ 2 मिनट का मुझे समय दो। उनकी बैठक चल रही थी, मीटिंग के बीच में मैं गया, जा कर के उसने सभी लोगों को बाहर निकाला। हम 4 लोग थे, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, सुमित्रा और मैं। और मैंने कहा आप ये बता दो कि 43 दिन के संघर्ष में हमारी ये मंशा थी क्या कि हम एक इस प्रकार का ड्रामा रचें और आपके साथ कोई समझौता कर लें? बोले नहीं थी। मैंने कभी आपको कहा कि दोषी लोगों पर कार्रवाई ना हो? बोला नहीं कहा। मैंने जो पत्र लिखा वो इसी मंशा से लिखा गया था कि उस द्रौपदी की डेपुटेशन रोकी जाए जो कि 8-10 हज़ार रुपये लेने वाली एक गरीब तलाकशुदा बेटी है। बोला ठीक, इसलिए कहा। तो फिर अखबार में आपने बयान क्यों दिया? बोला कि मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं कहा। और जो संदीप के साथ बात कर रहा है उस रिकॉर्डिंग में बोलकर कुछ नहीं कह रहा। संदीप कह रहा है कि आपने समझौता हो गया, कोई लिखित में दिया है? क्या दिया है। फिर संदीप कह रहा है आपने वो पत्र कमेटी को भेज दिया? बोला भेज दिया। अब साहब इसमें पॉलिटिक्स ये है कि जो सीएमओ है वो बड़े अधिकारियों को बचाना चाहता है। सीएमओ खुद इसमें दोषी था, सीएमओ खुद इसमें दोषी है, वो बचाना चाहता है जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको। और जो
छोटे कर्मचारी है, जो छोटे कर्मचारी है, जिस प्रकार आउटसोर्सिंग का हो गया, रेगुलर नर्सेस हो गई, उनके ऊपर वो कार्रवाई करके और गांव को ये कह देते, लोगों को ये कह देते कि हमने आवश्यक कार्रवाई अमल में हम ले आए। के अंदर जो कमेटी है वो कमेटी डब्बूवाली के एक ओम होटल में रात को रुकी थी। मुझे तो आज भी ये मुझे शक है कि वहीं दोषियों के साथ उनका समझौता उनका हुआ था। ओम होटल में उस रात को क्या हुआ उसकी भी निष्पक्ष जांच हो, और अगर मैं कहीं भी इसमें झूठा हूँ, मेरी भी जांच करे प्रशासन, मेरी सारी कॉल डिटेलें निकाल दे आंदोलन शुरू करने से लेकर आज तक, और जनता को बताए। और जो मुझे जो बदनाम करने की जो साजिश जो लोग रच रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कामयाब नहीं हो पाओगे, बेनकाब तुम्हें करेंगे, और जो जनता की बात करेगा वही जनता पर राज करेगा। 24 घंटे जनता के बीच रहकर लोगों का दिल जीतो, झूठे षड्यंत्र और साजिशें धरी की धरी रह जाएगी। और साहब सीएमओ की और उस कमेटी की मंशा है कि छोटे कर्मचारी है जो आउटसोर्सिंग के, रेगुलर जो नर्सेस है, उनके ऊपर कार्रवाई करके गांव को ये कह दें कि हमने आवश्यक कार्रवाई हम अमल में ले आए और निष्पक्ष जांच कर दी। और ये नर्सेस थी, इन्होंने ठीक ढंग से अपना काम नहीं किया, इसलिए इन 400 बच्चों की मौत हो गई, या चौटाला में जो 4 बच्चे थे उनकी मौत हो गई। बड़े जो मगरमच्छ है इसमें दोषी, उनको ये लोग बचाना चाहते हैं। मेरी नज़र में असल में दोषी वो लोग हैं जो स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य रूप से इंचार्ज होता है, जो शीर्षा सभी स्वास्थ्य केंद्रों का मुख्य रूप से जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीएमओ से लेकर जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, वो दोषी हैं क्योंकि उन्होंने सरकार को समय रहते अगर वो अवगत करवा देते कि इस प्रकार की स्वास्थ्य केंद्रों में अव्यवस्थाएं हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, हमारे पास इन विशेषज्ञों की कमी है, तो मैं समझता हूं कि ये 400 मौतें नहीं होती। अब जो कल के पत्र को इन्होंने जो मोहरा बनाया और कल जो वो खबर प्रकाशित हुई है, उसमें अगर ये मान रहे हैं, कमेटी भी ये मान ले कि राकेश ने कह दिया कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी पर कार्रवाई ना की जाए, हालांकि मैंने नहीं कहा। आज हम दोबारा मैं ज्ञापन सौंपूंगा उपखंड अधिकारी को और इनके स्वास्थ्य केंद्र के भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कि दोषी आदमी किसी को ना बख्शा जाए। और आउटसोर्सिंग नर्सेस भी नहीं, जो रेगुलर है उन्हें भी नहीं, आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी कच्चे कर्मचारी है उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए। और इसी प्रकरण में मैं आगामी 1-2 दिनों में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री से मुलाकात करूंगा। और अभी तक वहाँ डॉक्टरों की नियुक्तियाँ नहीं हुई है, डॉक्टरों की नियुक्तियाँ करवाने की मांग को लेकर, और इस प्रकरण में जो दोषी लोग हैं उन्हें सलाखों के पीछे डालने की मांग को लेकर पुनः स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। यहाँ से संघर्षरत सभी ग्रामीण सीएमओ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ कि सीएमओ डबल बयान ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ कुछ और ਦਿੰਦਾ, पत्रकार ਨੂੰ कुछ और ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल, दोनों रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो पत्रकार को उसने कहा वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मुझे सीएमओ ने कहा वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। दोनों रिकॉर्डिंग और तमाम जो तथ्य हैं, तमाम जो बिंदु हैं, वो मैं स्वास्थ्य मंत्री को सौंपूंगा। और अब मैं ये कह रहा हूँ, आंदोलन हमने जो स्थगित किया था, समाप्त तो नहीं किया था, लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। नहीं नाले राकेश भाई एक गल हो रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਗੋੜੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆ ਭਰੋ ਨਾ ਭਰੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਗੋੜੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। बिल्कुल। अरे भाई, मैं देखो, मेरे पास कोई संवैधानिक पद है क्या? मैं कोई यहाँ का विधायक या सांसद हूँ क्या? मैं तो एक आम किसान का बेटा हूँ भाई, एक आम आदमी हूँ जो कि लोगों को एकजुट करने का प्रयास करके लोगों को इकट्ठा कर लेता है और उस भीड़ का सदुपयोग करके दोषियों को उनको सज़ा दिलवाते हैं, न्याय करवाने का काम करते हैं। अब मेरे कहने से जांच प्रभावित कैसे हो सकती है? अगर मैं कह भी दूँ कि दोषियों को छोड़ दो, क्यों छोड़ रही है सरकार यार? ये तो सरकार का काम है, सरकार को करना भाई प्रशासन क्यों छोड़ रहा है? जब दोषी है क्यों छोड़ रहे हैं उनको? और अगर मैं कह भी दूंगा तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो मान किस लिए रहे मेरी बात? और जो जिनको मैं गालियां निकालता हूं, जो निकम्मे नाकारा लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग मुझे बख्श देंगे क्या? वो उसकी बलि नहीं दे देंगे क्या अधिकारी की, कि उस अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में लेकर आए कहे कि उसने आंदोलन करने वाले नेता ने हमारे साथ सांठगांठ करने का प्रयास किया है और जनता में मेरी छवि धूमिल तुरंत हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। और दूसरी बात, डब्बूवाली विधानसभा के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, ये सुन लो, जो ये आंदोलन है 43 दिन का, किसी भी समझौते में इस आंदोलन की भरपाई नहीं हो सकती, संघर्ष की भरपाई नहीं हो सकती। एक बात आप बताओ यार, आप पत्रकार हैं, मैं मेरा करियर बर्बाद कर लूँगा क्या किसी के साथ समझौता करके? हमारे तो संघर्षों की शुरुआत है,
भी मैं भी तो एक CPIM पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिशियन हूँ। मैं मेरा करियर एक CMO के साथ और एक इन छोटे मोटे अधिकारियों के साथ कोई समझौता करके मैं मेरा पूरा करियर बर्बाद कर लूँगा क्या? मैं घंटी बजाऊँगा क्या मंदिर में जा कर के? भाई इनके साथ अब समझौता करके मैं किसी मंदिर में घंटी तो नहीं बजानी मुझे तो यही काम करना है। भाई सरकार अपना काम ठीक ढंग से करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो लोगों को लामबंद करेंगे, सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और हर आदमी की मंशा होती है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की। मैं मेरे करियर को यहीं बर्बाद कर लूँगा किसी के साथ समझौता करके? किसी के साथ साथियों कोई समझौता नहीं है। आपको पुनः ये भरोसा और ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ, जो लोग हमारे साथी हैं वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हैं, भविष्य में रहेंगे और न्याय के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा।